हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2। सो जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है 3.2, ये मेनली किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। यानी कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो क्या है, वो आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल दी है, सो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन से। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब दो इक्वेशन है, जैसे मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, दूसरे इक्वेशन में डालो और फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 प्लस वाई। जैसे मेरे पास x की वैल्यू आ गई, मैं इसको इस वाली इक्वेशन में डालूंगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 14। सो 2y विल बी 2y पे क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4 एंड 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 10, और y की वैल्यू क्या आएगी? 5। ठीक है, यानी कि मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू 5 आ रही है। अब इस y की वैल्यू को किस में डालेंगे? इस y की वैल्यू को x की वैल्यू में डालेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 प्लस y, यानी कि 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, सो मेरे पास आ गई x की वैल्यू 9 आ रही है और y की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं? सेम चीज़ है। देखो, यहाँ पर हमें सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला गया है, बट क्या है, आपको चेक भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो क्या कैसे चेक करेंगे? दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई, किसी भी इक्वेशन में डालकर चेक कर लो। सो x प्लस वाई क्या है? 14 है। LHS को सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई, एक्स क्या है? 9 प्लस वाई 5। 9 प्लस 5 कितना होता है? 14। 14 हमारा RHS के इक्वल आ गया। दैट मीन्स हमारा आंसर सही आया है। चलते हैं अब इसके सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपको इक्वेशंस क्या दी हैं? s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया था कि दो वेरिएबल होने चाहिए इक्वेशन में। मतलब दो इक्वेशन जो है उन दोनों में दो दो वेरिएबल यूज होंगे। वेरिएबल सेम होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे s है, यहाँ पे t है, यहाँ पे s, यहाँ पे t। मतलब इसमें भी st है, इसमें भी st। और वेरिएबल्स a से लेके z तक कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन तो हमारी सिंपल फॉर्म में, ये क्या है? ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 3 2 का एलसीएम क्या आएगा? 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। 6 को यहाँ पे क्या करेंगे? उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया आपकी, एक इक्वेशन ये है ही। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 प्लस टी। s की वैल्यू क्या आ गई? 3 प्लस टी आ गई। अब इस s की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। s की वैल्यू क्या है? 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 3 जो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, 2t और 3t क्या हो जाएगा? 5t। 6 को मैं उधर लेके जाऊंगी तो माइनस 6 36, माइनस 6 ये क्या हो जाएगा? 30। 5t क्या है? 30 है, और यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? 30 बाय 5। तो 5 6 30, यानी कि मेरे पास t की वैल्यू क्या आ गई? t की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। ठीक है, अब t की वैल्यू 6 आ गई। अब इस t की वैल्यू को कहाँ डालो? इसमें डालो। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है 6, तो 3 प्लस 6 यानी कि 9। s की वैल्यू आ गई 9। t की वैल्यू 6 है और s की वैल्यू क्या है? 9 है।
आप इसको इस वाली इक्वेशन में डाल के एक बार चेक कर लेते हैं। एस माइनस टी कितना होना चाहिए 3, LHS को क्या है, एस क्या है हमारा 9, तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, यानी कि RHS के इक्वल आ गया और हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या इक्वेशन दे रखी हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इक्वेशन को देखते ही आपको कुछ एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये क्या है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से क्या करूँ, डिवाइड करूँ तो ये यही इक्वेशन बनेगी। डिवाइड करके देखते हैं दोनों साइड। जैसे ही मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड 3 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। ये दोनों इक्वेशन क्या हो गई हैं, सेम हो गई। ठीक है, अब जब दोनों ही इक्वेशन सेम है, तो मैंने आपको ये पहले भी चीज समझाई थी कि जब दोनों इक्वेशन सेम होती है तो क्या होता है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम इन दोनों लाइंस को ग्राफिकली भी प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये कौन सी लाइंस होंगी, ये होंगी आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। अब इसके लिए आप खुद देख लो, अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अगर लगाते भी हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा दोनों ही सेम है, तो अगर आप इसमें से निकाल के इसमें लगाओगे तो वो क्या इक्वल ही आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर लेके देख लो। जब एक बात बताओ, इसमें कोई चेक करने की भी जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। जब इक्वेशन ही सेम है तो आप कोई भी नंबर ले लो, x की कोई वैल्यू डालो, y की कोई वैल्यू डालो, इसमें भी सेम आएगी, इसमें भी सेम आएगी। ठीक है, अब चलते हैं किस पर, फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है आपका, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, नोट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखो, करने को तो इसको एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पर क्योंकि हमें पता है कि हम जितना क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम उसको जितना सिंपल कर सकते हैं उतना हमें कर लेना चाहिए, ताकि क्या हो, ताकि कैलकुलेशन में हमें ईजीली हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड किससे, 10 से। इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, हम इक्वेशन को दोनों साइड क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। जब हम इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट और राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर उसके बाद 3y इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी, देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 13 है माइनस 3y और ये धरा के डिवाइड में हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू आएगी 13 माइनस 3y अपॉन में 2। इस इक्वेशन को अब यहाँ लिखेंगे, मतलब जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। क्या बनेगी इक्वेशन, 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया 26, 2 3 ज़ा 6 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यही है, 13 2 ज़ा 26, 2 3 ज़ा 6 और अच्छा यहीं तक है ये, उसके बाद 5y इज इक्वल 23। अब 6y 5y क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो 6y 5y हो जाएगा आपका माइनस वाई इज इक्वल 23। y को धर लेके जाएंगे, 23 को धर ले आएंगे, 26 माइनस 23 इज इक्वल टू वाई, 26 माइनस 23 3y। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। जैसे ही मेरे पास y की वैल्यू 3 है, इसको x की वैल्यू में डाल देते हैं। x की वैल्यू क्या थी, 13 माइनस 2y, x की वैल्यू आपकी आई थी 13 माइनस 3y बाय 2। 3 की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा आपका
13 माइनस 3 3 ज़ा 9 बाय 2। 13 माइनस 9 कितना होता है 4, 4 बाय 2 और ये आ गया 2, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है। इनको किसी भी एक इक्वेशन में डाल लेते हैं और वो हम डालेंगे इसको इस इक्वेशन में। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। देखो डाल तो इसमें भी सकते हैं, पर मैंने जैसे आपको बताया कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दिया है तो उसमें क्यों डालनी है। ठीक है, यहाँ डालते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू LHS इसको सॉल्व कर रहा है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 4 13। तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, फोर्थ पार्ट हो गया। अब आ जाएंगे हम इसके फिफ्थ पार्ट पे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट ये है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यही है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, गुड। सेम चीज x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी। अब यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ रही है हमारी -√3y अपॉन में √2। ये आ रही है, √3y आपका उधर गया, √2 आपका नीचे आ गया, तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को हम इसमें डालेंगे, √3 है -√3y अपॉन में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3y। ठीक है, अपॉन में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -3y। अब देखो √8 क्या होता है, √8 होता है आपका √2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे दोनों साइड √2, मतलब ऑब्वियसली बात है √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक और √2 आ गई। √2 होता है 2 और फिर अगेन √2 क्या होता है 2, तो ये हो गया आपका एक्चुअल में 4। यहाँ आ जाएगा मेरे पास -4y। ठीक है, अब अपॉन में तो √2 आ ही रहा है इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद -3y माइनस 4y, तो ये आ गया आपका क्या -7y। अब बिकॉज ये √2 नीचे है, ठीक है, √2 क्या है नीचे है। अब अगर मैं इसको क्या करती हूँ रेशनलाइज भी करती हूँ, इसको मैं अगर ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज भी करती हूँ, देखो कुछ बेनिफिट होगा नहीं। पूछो क्यों, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको रेशनलाइज किया, मेरा आ गया -7 √2y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। जब इज इक्वल टू 0 ही है तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा तो मेरे पास नंबर है ना, इसको मैं y से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर 0 है। इसका मतलब कि मेरे पास y की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, y की वैल्यू 0 है, इसको x की वैल्यू में डालते हैं। x की वैल्यू क्या है -√3y सेम चीज़ है, इसमें को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 0 आएगी, जबकि x की वैल्यू भी 0 है। जब दोनों की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी। ठीक है, सो यहाँ पर भी अगर आपको चेक करना चाहो तो ये ऐसे ही चेक होगा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। LHS को सॉल्व करोगे, √2 को x की वैल्यू 0 है प्लस √3y की वैल्यू 0 है और आपका आंसर क्या आ गया 0 आ गया है। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। सो अब करेंगे सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है, 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इज इक्वल टू -2, x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, क्वेश्चन नोट करते हैं, 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इज इक्वल टू -2। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, 3 2 6, 3 3 9x माइनस 5 2 10y।
ठीक है। एलसीएम लेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, y इज इक्वल टू -2। ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12, क्या आएगा 6 2 ज़ा 12। सो हमारे पास क्या है, ये वाली इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ये आ गई है। अब हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, सेम चीज़, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, नीचे 6 आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ही साइड 6 है, अगर मैं दोनों साइड क्या करूँ, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, 6 1 6, 6 1 6, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब सेम चीज किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो और दूसरी में पुट कर दो। इस इक्वेशन से निकालते हैं तो ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, 13 माइनस 3y अपॉन में 2, यही आएगी 13, 3y उधर चले जाएगा नीचे, फिर 2 आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे, क्या है 13 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है। नाइन 13 का कितना होता है, सॉल्व करो। 3 9 का होता है 27, 9 1 9 प्लस 2 11, 9 3 27, 9 1 9 प्लस 2 117 माइनस 9 3 27 y अपॉन में 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया ये। अब क्या करेंगे, अब लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, तो यहाँ आएगा आपका 117 माइनस 27y माइनस 2 10 20y अपॉन में 2 इज इक्वल टू -12। 117 माइनस 27 और -20 कितना हो जाएगा, 27 और -20 आपका हो जाएगा 47y इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो ये होगा आपका -24, क्या हो गया -24। अब 24 को इधर लेकर आएंगे और 47y को उधर लेके जाएंगे, 117 प्लस 24 इज इक्वल टू 47y, क्या हो गया अभी आपका 117 प्लस 24, 7 4 11, 2 3 4 और 1, 141 हो गया, 7 4 11 2 3 4 और 1, 141 इज इक्वल टू 47y। y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 141/47, ये आएगी। इसको क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 47 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आएगा, 7 3 21, 4 3 12 प्लस 2 12 13 14 141, 47 3 141, हाँ। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को डालेंगे किसमें, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है आपकी 13 माइनस 3y अपॉन में 2, y की वैल्यू क्या आई थी अभी 3 आई थी, 13 माइनस 3 3 अपॉन में 2, 13 माइनस 3 3 9/2, 13 माइनस 9 कितना होगा 4 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू भी आके आ गई 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, इसको किसी भी इक्वेशन में डाल लेते हैं। आप इसमें भी डाल सकते हो, जो हमने इसको सिंप्लीफाई करके किया है इसमें भी डाल सकते हो, हम इसको इसमें डाल सकते हैं। देखते हैं क्या इक्वेशन है, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। LHS को सॉल्व करेंगे, 9x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 3, 9 2 18 माइनस 3 10 30, 30 में से 18 जाएगा कितना आएगा -12, कितना आएगा -12 आएगा, जो कि इसके इक्वल, जो कि RHS के इक्वल है। और आपका आंसर क्या है, आ गया है, ठीक है। सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी यानी कि टोटल 6 पार्ट्स मैंने कराए वो आपको सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, दो इक्वेशन दी है और हमें किसकी वो निकालनी है, वैल्यू n की वैल्यू निकालनी है। तो सेम चीज़ है, जब हम दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अब देखो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। अभी तक हमने दो मेथड्स पढ़े 3.2 एक्सरसाइज से पहले
एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है आपका, एक ग्राफिकल मेथड आता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसमें कैलकुलेशंस है, सिर्फ कैलकुलेशन है, कोई ग्राफ वगैरह ड्रॉ नहीं करना। ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ ड्रॉ करना। सो यहाँ पर आप इसको किसी भी से भी कर सकते हो, बट हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y और x की वैल्यू निकल जाएगी। जब y और x की वैल्यू निकल गई तो फिर क्या बचा, एक वेरिएबल m की वैल्यू निकल जाएगी। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरी क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। पहले x y की वैल्यू निकालेंगे। इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 को से जब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। x की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से तो क्या आ जाएगी, माइनस 12 प्लस 2y, यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है, 2y माइनस 12, यही आ रही है। इस x की वैल्यू को इसमें डालेंगे। 2x की वैल्यू क्या है, 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2 2 ज़ा 4y, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 4 प्लस 3 कितना होता है, 7y। ठीक है, माइनस 24 को धर ले जाएंगे तो 11 प्लस 24, 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, y की वैल्यू 35/7 यानी कि इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू मेरे पास आई है 5। y की वैल्यू आ गई, इसको x की वैल्यू में डाल दो, तो x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है माइनस 12। 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 12, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस 2। ठीक है, इस इक्वेशन में डाल के इसको चेक करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, LHS को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू माइनस 2 है, y की वैल्यू क्या है 5, 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15, 15 में से 4 गया 11, RHS के इक्वल आ गई, आंसर सही है। ठीक है, तो मेरे पास y की वैल्यू 5 आई है और x की वैल्यू आई है माइनस 2। तो क्या सिर्फ हमें ये वैल्यू निकालनी थी, नहीं, हमें निकालनी थी m की वैल्यू। क्या इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, क्या है, यही है ना, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, m की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू डालो इसमें, 5 है, m x की वैल्यू क्या है माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3। क्या करेंगे, अब माइनस 2m को इधर लेके जाएंगे और 5, अच्छा एक काम करते हैं, सो एज इट इज करते हैं, 3 को इधर लेके जाते हैं। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस साइड इसको थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं, यानी कि माइनस 2m इज इक्वल टू 2। अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन में माइनस 2, तो 2 1 ज़ा 2, तो नीचे क्या आएगा माइनस 1 अपॉन में 1। आपको ये पता है कि m को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई माइनस 1 आ गई। अब इस इक्वेशन को भी हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 5। ठीक है, ये तो हमें पता है, RHS में y की वैल्यू है तो वो क्या हो गई 5 हो गई। एक सेकेंड, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, y की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू माइनस 1 आ रही है और x की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, नहीं x की वैल्यू माइनस 2 आ रही है प्लस 3। ठीक है, एम एक्स प्लस 3 है ना, तो इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करोगे तो माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 3 और ये आ गया आपका 5, यानी कि हमारा आंसर सही आया है। क्या क्या आया, y की वैल्यू 5 आई है, x की वैल्यू माइनस 2 आई है और m की वैल्यू माइनस 1 आई है। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आपको मैंने अभी तक जितना भी कराया है सारा समझ में आ गया होगा। सो सॉल्व करते हैं अब। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेम चीज,
हमें क्या करना है, इन सभी की क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले इक्वेशन बनानी है और उसके बाद क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। तो दो नंबर है x और y, उनके बीच का डिफरेंस क्या है 26, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो एक नंबर जो है वो क्या है, दूसरे नंबर के 3 गुना है। ठीक है, x हमारा क्या है 3 टाइम्स है y के, दो इक्वेशंस मिल गई, क्या करना है, सॉल्व करना है। अब क्योंकि यहाँ से हमें डायरेक्ट x की वैल्यू मिल रही है 3y, इसमें डाल देते हैं 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26 और y की वैल्यू 26/2 यानी कि 13। y की वैल्यू जैसे ही मुझे 13 मिल गई है, x की वैल्यू में डालेंगे, x इज इक्वल टू 3y, y की वैल्यू 13, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 और ये आ गई आपकी वैल्यू, x इज इक्वल टू 39, y इज इक्वल टू 13। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, क्या कहा था कि दोनों का डिफरेंस 26 होगा, तो x माइनस वाई कितना होगा 39 माइनस 13, 9 में 3 का 6, 3 में से 1 गया 26, तो ये आपका आ गया सही, कि दोनों का डिफरेंस क्या है 26 है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो था इसका वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। अब देखो सबसे पहले ये समझो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो हम ले लेते हैं दो एंगल्स हैं, एक एंगल x और एक एंगल y। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं कि जब दोनों एंगल्स को जोड़ने के बाद दोनों एंगल्स का सम क्या हो 180 डिग्री है, क्या है, दो एंगल्स का सम आपका क्या आना चाहिए 180 डिग्री, तो हम इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो हमें यहीं से मिल जाएगी कि x और y क्या है हमारा 180 डिग्री है। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या इसने बोला है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो बड़ा एंगल है और छोटा एंगल है, तो जो बड़ा वाला एंगल है वो कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है छोटे से, यानी कि एंगल x क्या है एंगल y से 18 डिग्री बड़ा है, यही है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू क्या है, x जो है 18 से मतलब y से 18 डिग्री बड़ा है, यानी कि अगर मैं y में 18 ऐड कर दूँ तो x के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, x की वैल्यू मिल गई, डाल दो इसमें फटाफट, क्या हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले 18 को उधर लेके जाओ, बट मेरे को इजी क्या लग रहा है, मैं दोनों को पहले 2 से डिवाइड कर देती हूँ। जैसे ही 2 से डिवाइड करूँगी दोनों साइड, तो मेरे पास आएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 180 को डिवाइड करेंगे 2 से क्या आएगा 90, और y की वैल्यू 90 माइनस 9 यानी कि 81। ठीक है, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 81 आ गई। जैसे ही मेरे पास y की वैल्यू 81 आई, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू क्या है y प्लस 18, y की वैल्यू 81 प्लस 18 क्या आएगा 81 प्लस 18, 819, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 99, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख लेते हैं x की वैल्यू 99 है और y की वैल्यू क्या है आपके पास 81 है। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्या बोला गया था कि दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इनका सम क्या होगा 180 होगा। ठीक है, ऐड करके देखते हैं x प्लस वाई को, यानी कि 99 प्लस 81 को, 99 81 को ऐड करो क्या आएगा 9 1 10, 9 1 10 और 8 180, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आया है, सही आया है। x की वैल्यू आपकी 99 है और y की वैल्यू है 81। डिफरेंस भी आप चेक करो, डिफरेंस कितना बताया था हमें कि x जो है वो y से 18 डिग्री बड़ा है, तो 99 81 माइनस करोगे 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 8, वेट 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 18 डिग्री आ रहा है, वेरी गुड। अब चलेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, आई होप आपको मज़ा भी आ रहा होगा और ये सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, इक्वेशंस दिए हैं उनको आपको सिंप्लीफाई करना होता है, मतलब और क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है।
जब आपको कोई सिचुएशन दी है उसको लीनियर इक्वेशन में करो और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दो, सिंपल। थर्ड, कोच ऑफ क्रिकेट टीम्स buys 7 bat and 6 balls for this. Later she buys the 3 bat and 5 ball for 175. Find the cost of each bat and ball. देखो, एक बैट है और एक बॉल। जब भी आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या है, इन प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशन में करना है और सॉल्यूशन निकालना है, लेट कर लो, लेट यानी कि मान लो, लेट द बैट बी एक्स एंड बॉल बी वाई। हमारे पास जो बैट्स लिए वो कितने हैं, मतलब बैट्स की कॉस्ट, जब हम बात हो रही है यहाँ पे किसकी, कॉस्ट की बात हो रही है, तो हम मानते हैं कि बैट की जो कॉस्ट है वो एक्स है और जो बॉल की कॉस्ट है वो क्या है, वो वाई है। ठीक है, पहली बार में क्या किया उसने, 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदी है। 7 बैट, तो एक बैट की, अगर देखो एक बैट की कॉस्ट 10 रुपये है तो 2 की कितने होगी, 20 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसने 7 बैट लिए और एक की कॉस्ट क्या थी, एक्स है, तो 7x प्लस 6 बॉल्स ली हैं। एक बॉल की कॉस्ट अगर y है तो 6 की क्या होगी, 6y इज इक्वल टू 3800। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन, उसके बाद उसने 3 बैट्स लिए और 5 बॉल्स ली जिसकी हमारे पास आ रही है 1750। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सेम वही चीज़ है, किसी भी एक से निकालो और दूसरे में डाल दो। इस इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10750 माइनस 5y अपॉन में 3। x की वैल्यू आ गई, इसको अब हम इसमें डालेंगे। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। x की वैल्यू क्या है, 10750 माइनस 5y अपॉन में 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, अब 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 7 5 जो 35, 7 5 जो 35, 7 7 जो 49 प्लस 3, 49 प्लस 3 कितना होगा, 52। ठीक है, 7 1 जो 7 प्लस 5 और 7 प्लस 5 कितना होगा, 12। ठीक है, 7 0 7, 7 5 जो 35, 7 7 जो 49 प्लस 3 52, 7 1 जो 7 प्लस 5 12, तो ये आ गया आपका 12,250 माइनस 7 5 जो 35y अपॉन में 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। 12,250 माइनस कितना है, 35y अपॉन में 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। क्या है, 3800 है। अब यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन बची है। ठीक है, देखो 12,250 माइनस 35y, एलसीएम लेंगे 6 3 जा 18y अपॉन में, अब अपॉन में क्या है, 3 है, 3800 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12,250 35 और 18, तो जब हम 35 में से 18 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 7, 2 में से 1 गया 1, तो माइनस 17y इज इक्वल टू 3 को तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 38,000 से। ठीक है, 0 0, 3 8 24, 3 3 9, 9 प्लस 2 11। 11,400। 17y को उधर ले जाओ और इसको उधर ले आओ माइनस में। ठीक है, 12,250 माइनस 11,400 इज इक्वल टू 17y। सॉल्व करेंगे इसे। 12,250 और अच्छा यहाँ करते हैं बेटा, 12,250 11,400 माइनस 0 से 0 गया, 5 में से 0 गया, बचा 5। यहाँ 1 आ जाएगा और ये जाएगा आपका 12। 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे आपकी आ गई 850 इज इक्वल टू 17y।
17y इज इक्वल टू 850। आपकी वैल्यू y की आ जाएगी 850 बाई 17। 17 5 से 85 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 50। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 50। जैसे ही मेरे पास y की वैल्यू आ गई, अब इसको किसमें डालना है, x की वैल्यू। x की वैल्यू ये रही, इसको आगे लेकर x की वैल्यू हमने निकाली थी 1750 माइनस 5y अपॉन में 3 माइनस 5y अपॉन में 3। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 आ जाएगा, ये आ गया आपका 1750 माइनस 5 5 जो 25 अपॉन में 3। 1750 को जब हम 25 से माइनस करेंगे क्या आएगा, 0 में 0 गया, 5 प्लस 5 गया 0, 7 प्लस 2 गया 5, ये आएगा आपका 1500 बाई 3। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 5 15 होता है, 500, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई क्या, 500। तो यानी कि मेरे पास जो एक बैट की कॉस्ट है वो आई है 500 रुपये, और एक बॉल की कॉस्ट कितनी आई है, 50 रुपये। एक्स और वाई की वैल्यू होगी, किसी भी इक्वेशन डाल कर देखेंगे, इक्वेशन कहाँ गई हमारी, ये रही 7x प्लस 6y इक्वल टू 300, ये वैल्यू ले लेते हैं, 3x प्लस 5y इक्वल टू 10750। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10750। बॉल की कॉस्ट क्या आई थी 500, LHS सॉल्व कर रहे हैं, और बैट की कॉस्ट 500 है, ठीक है, और बॉल की कॉस्ट कितनी आएगी 50। 3 5 ज़ा 15 प्लस 5 5 ज़ा 25, ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1500 प्लस 250 ऐड करो, 0 5 5 2 7 और ये 1750, ये आपका RHS के इक्वल आ गया, और हमारा आंसर क्या है, सही है। बैट की कॉस्ट हमने मान ली थी x, बॉल की कॉस्ट मान ली थी y, ठीक है। क्या क्या सिचुएशन दे रखी थी हमें, पहली थी जिसमें हमें 7 बैट्स लिए हैं, कोच ने 6 बॉल्स लिए हैं, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 3800। एक बैट की कॉस्ट क्या है x है, 7 की कितनी होगी 7x, एक बॉल की कॉस्ट y ली हमने, और 6 की कितनी हो जाएगी 6y, ऐड किया 3800। सेम चीज़ हमने किसने करी, फिर उसने लेटर शी बाइस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 बॉल, टोटल कॉस्ट कितनी आई 1750। अब हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने इस वाली इक्वेशन को सॉल्व किया, और हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकालने के बाद हमने इसको इस वाली इक्वेशन में डाल दिया, ठीक है। इस इक्वेशन को जब उसमें डाला हमने, तो उसके बाद क्या करी, हमने सारी की सारी कैलकुलेशन करी ये पूरी, एंड देन हमारा लास्ट में फाइनल आ गया कि y की वैल्यू हमारे पास क्या है 50, यानी कि मेरे पास बॉल की जो कॉस्ट आई वो क्या आ गई 50 रुपये। अब मैंने इस y की वैल्यू को, जो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली थी उसमें पुट कर दिया, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 500, यानी कि बैट जो है वो 500 रुपीज़ का है, और बॉल हमारी 50 रुपीज़ की, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। क्या कह रहा है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि टैक्सी जो चार्ज करती है वो क्या, एक फिक्स्ड चार्ज होता है, और एक होता है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है। कुल मिला के आप ये मानो कि एक तो फिक्स चार्ज है, क्योंकि आपको देना ही देना है अगर आप टैक्सी में बैठते हो। दूसरा जो चार्ज है वो होता है डिस्टेंस के लिए, ठीक है। सो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, तो हम पहले इन चीज़ों को लेट कर लेते हैं, अच्छा एक काम करते हैं बाद में करते हैं, पहले इसको समझते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15, देखो 10 किलोमीटर के लिए कितना पे किया 105 रुपीज़, और 15 किलोमीटर के लिए कितना पे किया 155 रुपीज़। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। What are the fixed charges and the charge per kilometer, ठीक है। How much does a person have to pay for traveling a distance? अब हमें 25 किलोमीटर का बताना है। हमसे बोला गया एक हमारा फिक्स चार्ज है, तो हमने माना सबसे पहले कि जो हमारा फिक्स चार्ज है वो क्या है x, ठीक है, ये हमें x रुपये देने पड़ेंगे अगर हम टैक्सी में बैठते हैं। उसके बाद जो y रुपीज़ है वो क्या है, वो पर किलोमीटर के बेसिस पर है, क्योंकि अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हो तो 10 रुपये, 2 किलोमीटर जाओगे तो फिर वो कितना जाएंगे 20 रुपये, ठीक है। इसको आपको समझ, मान लो कोई टैक्सी वाला है, उसने कह रखा है कि उसका फिक्स्ड चार्ज क्या है 50 रुपये है, और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है 10 रुपीज़ है, ठीक है। अब मान लो मुझे जाना है 10 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, मुझे जाना है 10 किलोमीटर, तो क्या रहेगा, फिक्स चार्ज तो मुझे उसको देने ही पड़ेंगे 50 रुपये। उसके बाद पर किलोमीटर से 10 रुपये
किसके लेता है वो? 10 रुपये लेता है वो 1 किलोमीटर के। तो 10 किलोमीटर कितना जाएंगे? 1 किलोमीटर के 10 रुपये, तो 10 किलोमीटर के 100 रुपये, यानी कि मुझे से टोटल 150 रुपये देने पड़ेंगे। सेम यही ये क्वेश्चन है। सो फिक्स्ड के कितने हैं? हमने मान लिया कि फिक्स्ड चार्जेस जो हैं वो उसके एक्स रुपीज़ हैं और पर किलोमीटर पर जो ले रहा है वो वाई रुपीज़ है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 10 किलोमीटर के वो 105 रुपये लेता है, तो यानी कि फिक्स्ड चार्ज तो मेरा फिक्स ही रहेगा। अब 1 किलोमीटर के वाई है तो 10 के कितना हो जाएंगे? 10 वाई इज इक्वल टू 105 रुपीज़। पहली इक्वेशन बन गई। अच्छा रुपीज़ नहीं आया, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन 15 किलोमीटर 155 के, तो एक तो फिक्स्ड लेगा ही लेगा। 1 किलोमीटर के वाई हैं तो 15 के ये, और टोटल कितने लिए उसने? 155 रुपये। हमें निकालना है 25 किलोमीटर का। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं उसके बाद दिखाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं एक बार। इक्वेशन क्या है? x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, और दूसरी क्या है? x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x क्या है? x है मेरा फिक्स्ड चार्ज और y है मेरा पर किलोमीटर का चार्ज, ठीक है। मुझे निकालना है कि वो 25 किलोमीटर में उसको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ से क्या करते हैं? वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 105 माइनस 10y। 105 माइनस 10y इस इक्वेशन में डालते हैं। इस इक्वेशन को यहाँ लिखेंगे पहले। x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x की वैल्यू क्या आ रही है? 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 150। 105 15 में से 10 गया, प्लस 5y इज इक्वल टू 150। 5y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से माइनस करेंगे, यानी कि 155 में से माइनस 105 क्या आ जाएगा? 155 में से 105 गए तो आपका आएगा ये 50। सॉल्व भी करके देख लो। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5 और 0, ठीक है। 5y इज इक्वल टू 50। y की वैल्यू क्या है? 50/5। 10 आ गया। मैं तो सिर्फ तुक्का मारता, बिकॉज देखो 10 से मल्टीप्लीकेशन ना बहुत ईजी होता है, ठीक है, बट यहाँ तो आंसर भी सही नहीं है। खैर कोई नहीं। y की वैल्यू क्या है? 10 आ गई, यानी कि उसकी पर किलोमीटर की कॉस्ट 10 रुपये। अब हमें उसके फिक्स चार्ज निकालना है। क्या करेंगे? x की वैल्यू में पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है? 105 माइनस 10y। 105 माइनस 10 10, अच्छा 105 है ना, हाँ। तो 105 माइनस 10 10 100 और ये 5, तो यानी कि ये तो बहुत अच्छे चार्जेस हैं। उसका फिक्स्ड चार्ज है 5 रुपये, पर किलोमीटर के उसके चार्जेस हैं 10 रुपये, ठीक है। हमें निकालना है 25 किलोमीटर का, ठीक है। x की वैल्यू 5 यानी कि फिक्स चार्ज 5 रुपये है, y की वैल्यू 10, पर किलोमीटर के चार्ज 10 रुपये हैं। तो फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा और 25 किलोमीटर के भी पे करने पड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 5 और पर किलोमीटर की 10, तो ये आ जाएगी आपकी 5 प्लस 250 और ये आ जाएगा आपको 255। यानी कि अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर जाएगा तो उसे 255 रुपये देने पड़ेंगे। कैसे इक्वेशन बना रहे थे इसमें? हम इसमें सबसे पहले हम ऐड कर रहे थे अपने फिक्स चार्जेस, उसके बाद हम उसमें पर किलोमीटर चार्जेस ऐड कर रहे थे, ताकि इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. कुछ समझ में आया? देखो वो हमसे फ्रैक्शन निकालने के लिए कह रहा है। अब पहले मेरे को ये बताओ फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है आपका न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। यहाँ इसने बात ही सारी फ्रैक्शंस की हो रही है, हमें निकालना भी फ्रैक्शन, यानी कि कुल मिला के जो क्वेश्चन है उसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना है, तभी तो फ्रैक्शन बनेगा। न्यूमरेटर को मान लिया x और डिनोमिनेटर को मैंने मान लिया y। क्या? न्यूमरेटर है मेरा x और डिनोमिनेटर है मेरा y। अब मेरे पास जो फ्रैक्शन है वो है xy, ठीक है। क्या है फ्रैक्शन? xy। क्या कह रहा है? अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं तो मेरा फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है, यही कह रहा है ये।
फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 11x + 2 इज इक्वल टू 9y + 2। 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 9 2 18। ठीक है, y को उधर ले जाएंगे, नंबर को उधर ले जाएंगे। 11x प्लस 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका 11x - 9y इज इक्वल टू -4। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, मतलब इसका जो बाकी का पार्ट है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। यानी कि जो मेरे फ्रैक्शन में अगर मैं ऊपर नीचे 3 ऐड कर दूं तो ये बन जाता है 5/6। ठीक है, अब सेम चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x + 3 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये। ठीक है, 6x + 6 3 18 इज इक्वल टू 5y + 5 3 15। 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18। तो 6x - 5y क्या हो जाएगा, 15 - 18, और ये आ जाएगा आपका -3। ये आ गई कि आपकी, ये क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन। अब देखो आपके पास पहली इक्वेशन भी है और आपके पास दूसरी इक्वेशन भी है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अब ये आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व करनी है और ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व करनी है। और क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। और जब आप ये वैल्यूज निकाल लोगे तो फिर आपको क्या है, एक्स और वाई को इस तरीके से लिखना है और ये बन गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है, अब समझते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 6। ठीक, जो कि क्या है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times of that his son. What was their present age? क्या बोला है, हमें प्रेजेंट एज निकालनी है जेकॉब की और उसके सन की। जेकॉब की और उसके सन की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज को ही लेट कर लेते हैं। देखो जो चीज हमें निकालनी होती है ना, हम उनको क्या करते हैं, उनको मान लेते हैं। ठीक है, सो जेकॉब की एज हमने मान ली x और उसके सन की एज क्या मान ली y। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 5 years hence the age of Jacob will be। देखो 5 years from now नहीं बोला इसने, इस बार क्या बोला, 5 years hence Jacob will be। will कहाँ पे आता है, जब वहां पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 5 साल बाद। तो सेम चीज क्या करेंगे, दोनों की एज में 5 साल ऐड कर देंगे। क्या कह रहा है वो, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। जेकॉब की एज क्या होगी, उसके सन की एज के 3 टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। उसके बाद वो बात करेगा पास्ट की। क्या कह रहा है वो, 5 years ago 5 साल पहले, तो जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से क्या करो, 5 साल माइनस कर दो। ठीक है, जेकॉब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जो जेकॉब की एज थी वो क्या थी, वो अपने सन की एज के 7 टाइम्स थी। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या बोला गया क्वेश्चन में। वो कह रहा है कि आज से 5 साल बाद प्रेजेंट एज हमने मान ली, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज ही निकालनी थी। जेकॉब की हमने मान ली x, उसके बेटे की मान ली y। हमसे बोला गया कि 5 साल बाद जो जेकॉब की एज होगी ना, वो अपने बेटे की एज के 3 गुना होगी। ठीक है, उसने बोला 5 साल पहले, तो दोनों में से 5 साल पहले माइनस किया। फिर उसने बोला 5 साल पहले जो जेकॉब की एज थी वो अपने बेटे की एज के 7 गुना थी। ठीक है, सबसे पहले फ्यूचर वाली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। क्या है, x + 5 इज इक्वल टू 3 y + 5। सो x + 5 इज इक्वल टू 3y, 5 से 15, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन x - 3y। 5 उधर जाके 15 में से माइनस होगा और ये आपका बन जाएगा 10। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी बनाते हैं पास्ट से। पास्ट क्या है, x - 5 इज इक्वल टू 7 y - 5। x - 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 तो 35। ठीक है, ये आगे हो जाएगा आपका 7y इधर आके माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -35 + 5। सो x - 7y क्या हो गया आपका -30। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई, ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। दोनों में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से हम x की वैल्यू निकालते हैं। ये आएगी आपकी क्या, x इज इक्वल टू 10 + 3y। कितनी आ रही है, 10 + 3y।
सेकेंड इक्वेशन डालेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। 10 प्लस 10 माइनस 7 में से 3 गया 4, 4y इज इक्वल टू माइनस 30। अब माइनस 4y इज इक्वल टू 10 है तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस 30 माइनस 10, तो ये हो गया माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। दोनों साइड माइनस है तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -1 को -4 से किया 4y और इसको किया तो ये 40, 4y इज इक्वल टू 40 आ रहा है। आगे सॉल्व करते हैं। 4y 40, y की वैल्यू 40/4 दैट इज 10। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू में डालते हैं। x की वैल्यू क्या निकालती हमने, x की वैल्यू निकालती हमने ये 10 प्लस 3y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकालती हमने, x की वैल्यू निकाली थी 10 प्लस 3y। y की वैल्यू क्या है 10, 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 और ये आ गया आपका 40। क्या लेट किया था, जैकॉब की अभी की प्रेजेंट एज हमने x मानी थी और उसके बेटे की y। तो जो जैकॉब है उसकी एज क्या थी, x थी, यानी कि 40। कौन सी एज की बात कर रहे हैं हम, उनकी प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। और उसके सन की एज क्या मानी थी, y, जो की है 10। तो अभी जो जैकॉब की एज है वो 40 साल है, उसके बेटे की एज 10 साल है। ठीक है, दोनों कंडीशन को हम क्या कर लेते हैं, एक बार क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहली कंडीशन थी पास्ट, दूसरी थी फ्यूचर। वो क्या, उसने क्या बोला था, 5 साल पहले। ठीक है, तो 5 साल कम करेंगे जैकॉब और उसके बेटे की एज से, 40 और 10। ठीक है, क्या करेंगे, 40 और 10। 5 साल पहले तो -5 कर दो दोनों में से, क्या आ जाएगा आपका, 40 में से 5 गया 35 और 10 में से 5 गया 5। जैकॉब की एज जो थी उसके बेटे की एज के 7 गुना थी, यानी कि अगर हम उसके बेटे की एज में 7 मल्टीप्लाई करें तो आ जानी चाहिए 7 5 35। ठीक है, सही आया। फ्यूचर की बात करी थी उसने जैकॉब और उसके सन की एज की, अभी 40 है और 10 है। 5 साल बाद तो यानी कि 5 साल ऐड करेंगे 45 और 15। उसने मतलब 5 साल बाद जो जैकॉब की एज है ये उसके बेटे की एज के 3 गुना हो जाएगी। तो 15 3 तक कितना होता है 45। और ये हमारा आंसर दोनों का क्या आ गया, एकदम सही आया है कि जैकॉब की एज तो 40 साल है और उसके बेटे की अभी एज 10 साल है। सो आपकी एक्सरसाइज 3.2 हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, देखो मेरा मेन मोटिव है आपको ये समझाना कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से समझ रहा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो देखो आपको कहीं भी मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन हो किस तरह का, आंसर किस तरीके से लिखना है वो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चंस को समझना कैसे है, उनको आप कोई भी क्वेश्चन देके फटाफट सॉल्व कर लो, वो समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चंस को समझना, उनको सॉल्व करना, हर क्वेश्चन को आपको देख के समझ में आ जाए कि हाँ ये इसको इस तरीके से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, सो अब मैंने आपको क्या एक्सरसाइज 3.2 सारी करा दी है, सारी समझा दी है अच्छे से। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको आगे मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।